गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विकास। विकास के बारे में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक है आज राष्ट्रीय विकास। ठीक है, राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है बेटे, कि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लोगों के लक्ष्य क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लोगों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी क्या होगी, उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा अलग अलग होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को जो है किसी प्रोजेक्ट से लाभ हो सकता है, तो सेम कुछ लोग क्या हो सकते हैं समाज के अंदर उस प्रोजेक्ट के विरोधी भी हो सकते हैं। उस जो है कार्य को करने में जो है वो अपनी जो है असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं या उसका विरोध भी कर सकते हैं, सीधे तौर पे हम कैसे कहें तो। ठीक है, तो लेकिन जो है ये सबसे जरूरी बात है कि सभी के विचारों को महत्व दिया जाना जरूरी है। किस तरीके से जो है, मान लीजिए विकास का कार्य कोई करना है तो किस तरीके से जो है विकास का कार्य किया जाए कि लोग जो है उसको विकास से, उसको विनाश से न जोड़ करके अपने विकास से जोड़ने लगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों का पर विचार करना है। किन सब प्रश्नों पर, कि देखो ये कि क्या सभी चीजों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, यदि परस्पर लिए न्यायपूर्ण और सही राय यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे लिया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी। इन सब बातों के बारे में जो है आज हम डिटेल से जानेंगे। देखो, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। देखो, अलग अलग कंट्रीज में जो है अलग अलग जो है पैटर्न है, अलग अलग चीजें हैं। सब देशों का जो है, कुछ देखो देशों को हम क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, कुछ को विकासशील देश कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने अलग अलग कंट्रीज को बांट रखा है। ठीक है, जो विकसित राष्ट्र है यानी कि वहां पर क्या है, वहां पर जो है उनके पास ज्यादा आय के साधन है। ठीक है, उनके पास ज्यादा आय है इसलिए वो विकसित राष्ट्र हैं। दूसरी तरफ अविकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र कौन से हैं, जिनके पास आय के साधन कम है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है क्या चीज हुई, यहाँ पर मुख्य चीज हुई विकास को नापने के लिए आय। ठीक है, तो आय के लिए देखो सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। ये तो यहाँ पर जो है ये आपको ये ऊपर जो एग्जाम्पल दे रखा है कि क्लास में जो है अगर मान लीजिए हम सभी बच्चों के बीच में तुलना करना चाहें, ये जानना चाहें कि कौन सा बच्चा जो है कौन से बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, तो हम जो है सभी क्लास के बच्चों को अगर करने लग जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हमें कोई पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए हमें खेलकूद के लिए टीम सेलेक्ट करनी है, तो हम उन बच्चों में से 30 बच्चों में से ऐसे बच्चों को चयन कर सकते हैं जिनके अंदर खेलकूद की क्वालिटी हो। ठीक है, अगर हमें वाद विवाद की प्रतियोगिता के लिए बच्चे चुनने हैं तो हम उन बच्चों को चुन सकते हैं जिनके अंदर वाद विवाद की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके अंदर वो वाली क्वालिटी शामिल हो। तो ऐसे तो किया जा सकता है। ठीक है, कि सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर लागू होती है। जैसे अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज के बारे में हम विकास पर कैसे लागू करेंगे इस वाली बात को, कि देखो कंट्रीज की तुलना करने के लिए जो है, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। कि जिस देश की आय अधिक है इसका मतलब उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ठीक है, यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा देश है जहां पर लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा आय उनको प्राप्त होती है, तो इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदने में सक्षम है। ठीक है, तो ये सबसे पहला तो ये मतलब लगाया हमने कि जिन देशों में जो है जिन देशों की आय ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर वो ज्यादा विकसित राष्ट्र है। ठीक है, अब एक देश की आय क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। पहली बात तो ये है कि किसी भी देश के अंदर जो है ये सोच लेना कि भाई इस देश की आय कितनी है, तो ये कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वो देश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आय उन देश के सभी निवासियों की आय है। ठीक है, तो इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात हो जाती है। लेकिन जब हम विभिन्न देशों के बीच में तुलना करते हैं तो कुल आय जो है वो ज्यादा एक्यूरेट माप नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है सभी देशों के, आप बच्चों को पता है कि जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। तो जनसंख्या के आधार पर हमें ये देखना होता है कि आय का क्या सिस्टम है। देखो, तो कुल आय की तुलना में हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि औसत आय क्या है, औसत व्यक्ति आय। ठीक है, तो औसत प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय का हिस्सा कितना है।
अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि एक विश्व में जो है, हम किसी बड़े राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पहले एक आप फैमिली का एग्जाम्पल लेके चलिए, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी फैमिली है जहां पर जो है 5 सदस्य हैं, ठीक है, और उस फैमिली की आय कितनी हम मान के चल रहे हैं, 5 सदस्य हैं, उनकी आय कितनी मान के चल रहे हैं। अगर हम उनकी आय जो है 20 जो है, उनकी कुल आय जो है 20 रुपए प्रति महीना है, ठीक है। तो 20 रुपए प्रति महीना, अगर 20 रुपए प्रतिदिन ही कह लो, चलो 20 रुपए प्रतिदिन की अगर उनकी आय है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आए, 4 रुपए आए, ठीक है। तो एक व्यक्ति के हिस्से में आए 4 रुपए, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ही सदस्य हैं, ठीक है, और 20 ही रुपए आए हैं, तब जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी बन जाएगी, यहां पर एक व्यक्ति के हिस्से कितने रुपए आ जाएंगे, 10 रुपए आ जाएंगे एक व्यक्ति के हिस्से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आय तो समान है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सदस्य संख्या यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो है डिफरेंस हो गया है प्रति व्यक्ति आय में। तो हमारे को ये जो है एक फैक्ट है कि जब सभी देशों की जनसंख्या अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रति व्यक्ति आय भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सभी देशों की अलग हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर औसत आय निकालनी है। हमें जो है ये कैसे मिलेगी, ये फार्मूला है आपका कि देश की, यहां से देखो, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, उसे औसत आय प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार ये आपको एग्जांपल देकर के बताया है कि अलग अलग कंट्रीज में जो है अलग अलग आय है। तो प्रति व्यक्ति आय मान लो यहाँ पर जैसे 2004 की बता रखी है मैं, प्रति व्यक्ति आय जो है 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे हम समृद्ध देश कहेंगे। ये आपको याद नहीं कर, ये आपको जो है उसमें प्रति व्यक्ति आय वाले क्वेश्चन में याद भी करना है, ठीक है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा है कि अगर जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम है, इसका मतलब प्रति वर्ष अगर आय ज्यादा है तो इसका मतलब वो देश समृद्ध है। जिन देशों में कम है तो वो देश जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे भी कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहते हैं। भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में कितनी रही है, 28,000 रुपए प्रति वर्ष थी, ठीक है। जो है हमने इसको 2014 के मैंने जो है वो आंकड़े भी बता देती हूँ आपको। 2014 में क्या था बेटा, 2014 में जब हमने देखा तो जो $12,736 जो प्रति व्यक्ति जिनकी आय थी प्रति वर्ष, जो इतने प्राप्त कर रहे हैं प्रति व्यक्ति, तो वो कंट्री विकसित थी, ठीक है। उसके बाद 1,045 जो डॉलर प्राप्त कर रहा है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, तो उसकी वो पुअर कैटेगरी में आ जाता है। इंडिया के अंदर कितनी है, इंडिया के अंदर है $1,570 प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो ये इंडिया भी जो है कोई खास जो है विकसित तो है नहीं, खैर, लेकिन जो है कोई खास अच्छी सिचुएशन में इंडिया भी नहीं है। प्लस में जो है जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया था कि और भी चीजों पर ध्यान देते हैं हम, केवल जो है भौतिक वस्तुओं यानी कि आय की बात नहीं करते हैं हम। आय के अतिरिक्त और भी बहुत सारी अभौतिक वस्तुएं जैसे सिक्योरिटी हो गई है, ठीक है, इक्वेलिटी हो गई, फ्रीडम हो गया है, डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर भी हम ध्यान करते हैं। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं कि अगर मान लो किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या, बहुत ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, उसके बावजूद भी अगर मान लो वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, जान का खतरा है, ठीक है, आपको आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आप घूम फिर नहीं सकते हैं, अपने तरीके से जीवन नहीं जी सकते हैं, या और किसी भी तरीके से आपके ऊपर आपके साथ जो है कोई डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर आपके साथ अपनाया जाता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पे, तो वहां पर भी क्या हो जाता है बेटा, वहां पर भी जो है इंसान ज्यादा अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता है। तो उन कंट्रीज के अंदर चाहे आपको ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भी मिल रही हो तो भी वहां पर जाना पसंद नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारी बुक में बेटा यहाँ पर जो है 3 राज्यों का एग्जाम्पल लिया गया है, पंजाब, केरल और बिहार का एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग अंतर पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर पंजाब का।
ठीक है। और ऊपर जो है किस आधार पे हम अंतर कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। सबसे पहला शिशु मृत्यु दर के भाई 1000 जो है, मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा होते हैं, ये 2003 के आंकड़े हैं। 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो पैदा होने के बाद जो है 1 साल पहले ही जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो वो वाले बच्चे हैं ये जो 1 साल की आयु भी पूरी नहीं कर पाते हैं, 1 साल की आयु से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं वो वाले हैं ये। साक्षरता दर यानी कि वो कितने ऐसे बच्चे हैं। साक्षरता दर में हम कि बेसिकली क्या देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या कितनी है। ठीक है, 7 इयर्स से ऊपर के लोग हैं जो, वो कितने ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं। ठीक है, वो आता है इसके अंदर। उसके बाद कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 6 से 10 वर्ष की आयु के बीच में, ठीक है, 6 to 10 इयर्स की आयु के बीच में जो है होने चाहिए वो बच्चे कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया हमने यहां पर लिए हैं। पहला तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति, उसके बाद साक्षरता दर, और उसके बाद 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात के एक कक्षा 1 से 5 तक, यानी कि कक्षा 5th तक जो है कितने बच्चे जिनकी आयु 6 से 10 वर्ष की हो वो वहां पर पहुंच पाते हैं। अब ये देखो एग्जाम्पल से आपको साफ पता लग जाएगा कि कौन से राज्य की स्थिति बेहतर है, कौन सा राज्य अच्छा है। देखो पंजाब में, देखो पंजाब के अंदर शिशु मृत्यु दर 2003 में कितनी थी, 49 बच्चे जो है वो 1000 जो है बच्चे पैदा हुए, तो उसमें से 49 बच्चे ऐसे होते थे जो 1 साल की आयु पूरा करने से पहले ही मर जाते थे। जबकि केरल में 11 ऐसे बच्चे हैं। उसके बाद बिहार में बहुत ज्यादा है, 60 हैं। आपको सीधे सीधे यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इतने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इतने बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पर इससे भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद साक्षरता दर की बात अगर हम करें तो पंजाब के अंदर जो है 70%, केरल के अंदर 91%, जबकि बिहार में सिर्फ 47% है। समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है लोग निरक्षर हैं। बिहार में सबसे ज्यादा निरक्षरता है, अज्ञानता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये निरक्षर हैं, अज्ञान है, यहाँ पर इतना ज्यादा लोग जो है इलिटरेट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास जो है वो बिल्कुल ही धीमी गति से चल रहा है। उसके बाद तीसरा जो है एग्जाम्पल है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी उपस्थिति पंजाब में 81% है, केरला में 91% है, जबकि बिहार में ओनली 41% ही ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 5 तक पढ़ाई कर पाते हैं। इसके बाद वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स से आपको क्या पता लग गया? इन तीनों एग्जाम्पल्स से आपको पता लग गया होगा कि और भी बहुत सारे फील्ड हैं जो आय को छोड़ करके जिन क्षेत्रों में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर उन क्षेत्रों में विकास हो रहा है तो इसका मतलब किसी राज्य का, किसी देश का विकास हो रहा है, अदरवाइज जो है विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अपना जो है ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज क्लियर रहे, आपको समझ में आए कि भाई क्या है। टेबल को समझना बहुत जरूरी है। टेबल को आप समझ लेंगे, टेबल को समझने के बाद जब आप इन सब चीजों की रीडिंग करेंगे तो ये सब चीजें वही दे रखी हैं जो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद कि यहाँ पर जो है जो पंजाब है, पंजाब में औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो केरल के प्रति व्यक्ति आय की से अधिक है। जैसे कि ये यहाँ पर बताया है इन्होंने 2003 का एग्जाम्पल, 2002 और 3 के एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि पंजाब में एक व्यक्ति एक वर्ष में 26,000 रुपए कमाता है, बिहार में 5700 रुपए कमाता है सिर्फ। ठीक है, और जबकि जो है इस तरीके से जो है अलग अलग जो है सबके आंकड़े अलग अलग हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। ये देखो आप ये वाला टेबल देखो, ये देखना भूल गए हम। ये वाला टेबल देखो, पंजाब जो है, पंजाब में 26,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं, केरल के अंदर 22,800 प्रति व्यक्ति आए हैं और बिहार में सिर्फ 5700 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। ये कब के आंकड़े हैं बेटा? ये 2002 और 3 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर जो है आय का इतना ज्यादा अंतर है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय जो है वो केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है।
क्यों? क्योंकि पंजाब में जो है औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। क्योंकि जो है केरल की जनसंख्या और पंजाब की जनसंख्या में भी अंतर है यहाँ पर, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद जो है बात करते हैं हम कि इसका कारण यह भी है कि आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर समाज के अंदर आपको सुविधाएं प्राप्त नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में सुविधाएं खरीदेंगे कैसे? सोचने की बात ये है। सुविधाएं प्राप्त भी तो होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये कहते हैं कि कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं नागरिक, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है। ये चीजें जो है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके बावजूद भी जो है प्रदूषण मुक्त वायु अपने को मिलनी मुश्किल है। ठीक है, बाजार में ये जरूरी नहीं है कि बिना मिलावट की दवाएं हमको मिल जाएं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके जो मनुष्य को चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि उसको प्राप्त हो सके। ठीक है, जैसे द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता है जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। जैसे कि अभी जो है, अभी वर्तमान समय में जैसे ये कोरोना वायरस का खतरा इतना ज्यादा चल रहा है, तो इसमें जो है सभी की सहभागिता होगी, सभी की जागरूकता होगी, तभी जो है हम जो है कोरोना वायरस से जीत पाएंगे। इससे जो है हम इससे जो है अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कोरोना वायरस से लड़ाई का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो उसमें अमीर गरीब का कोई सीन ही नहीं है। कोई अमीर व्यक्ति है, अगर वो लापरवाही करेगा तो उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और गरीब व्यक्ति है, अगर वो लापरवाही करेगा तो उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेटा पैसा बहुत ज्यादा होना ही पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत सारी जो सार्वजनिक सुविधाएं हम बात कर रहे हैं कि वास्तविक जीवन में हमारे को और भी बहुत सारी चीजें हमारे को प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना जीवन जो है वो अधिक सरल बना सकें, अधिक अच्छा बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो है क्या क्या होना चाहिए? इसके लिए जो है सार्वजनिक में हम किस किस चीज की बात करते हैं? सार्वजनिक के अंदर हम बात करते हैं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं, अच्छी बिजली, पानी, रोजगार, इन सब चीजों की बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए जो है सरकार को पर्याप्त जो है अवसर प्रदान करने चाहिए, सरकार के द्वारा जो है पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी राज्य के अंदर कोई भी सिचुएशन, जैसे हमने ये टेबल पिछले लेक्चर में कही थी, जो ये टेबल अगर देखो सरकार ने अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी है, निश्चित रूप से जो है इसमें सुधार होगा। अगर सरकार ने शिक्षा से संबंधित अच्छे स्कूलों का जो है अच्छे स्कूल बनवाए हैं, वहां पर जो है फीस की भी सुविधा जो है फीस कम रखी गई है और अच्छे टीचर्स की सुविधा रखी गई है, तो वहां पर साक्षरता दर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। जैसे केरल के अंदर क्या सिस्टम है बेटा, केरल के अंदर जो है ना घर से बच्चों को लेकर के जाते हैं, सरकारी व्हीकल होते हैं, अध्यापकों को और बच्चों को घर से लेकर के जाते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगती है, बस अपना आई कार्ड होना चाहिए आपके पास कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा जो है नजदीक स्कूल हैं, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है केरल के अंदर जो है साक्षरता दर का इतना ज्यादा होने का। ठीक है, तो ये तरीका है। इसके बाद जो है ये सारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये देखो कि केरल में शिशु मृत्यु दर, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में प्रदान की गई हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या अर्थ होता है कि जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि राशन का सामान जो है, राशन का सामान सबको क्या मिलना चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। देखो यदि ऐसे स्थानों में राशन की दुकान ठीक से नहीं चलती है तो लोग इस समस्या का हल करवा सकते हैं। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है कि जहां पर गवर्नमेंट के मदद की जो है मदद पूरी तरीके से की जाती है, तो वहां पर जो है सभी प्रकार के विकास से संबंधित कार्य बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं। ठीक है, ये ऐसा जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद ये देखो आप उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी। तो ये देखिए इसमें क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है, 52% है और 19% महिलाएं हैं।
कितनी बुरी बात है ये कि 52% पुरुष, तो पुरुष भी कम है। ये यूपी का बता रहे हैं हमारे को एग्जाम्पल, और महिलाएं तो बिल्कुल ही कम है। इसका मतलब वहां पर जागरूकता क्या है, बिल्कुल ही कम है। 10 से 14 वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर कितनी है, 68%। यानी कि जो है कम से कम आप ये समझोगे कि भाई 8वीं 10वीं तक पढ़ने के तक जो है वो 68% पुरुष हैं जो 8वीं 10वीं तक पढ़े होते हैं, और महिलाएं सिर्फ 39%। और 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत की मात्रा अगर हम देखें तो वो कितनी है, वो 64% और 31%। तो दोनों ही ये कुल मिलाकर ये किस तरफ जो है कर रहे हैं, ये इंडिकेशन, ये इस तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बहुत ही कम जनसंख्या ऐसी है जो यूपी के अंदर जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये तो हमारा इंडिया का एग्जाम्पल था। इसके बाद जो मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल देकर के बताऊंगी कि अलग अलग कंट्रीज में जो है विकास का क्या रेशो चलता है और कैसे जो है उसको मापने के लिए क्या सूचक होता है। ठीक है बेटा, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अच्छे से रीडिंग करके और क्वेश्चन आंसर्स की मदद से और वीडियो की मदद से इसको समझते हुए लेसन को जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।